लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ चैप्टर सॉल्यूशन की। चैप्टर सॉल्यूशन से बच्चे अक्सर घबराते हैं, उनको ये बड़ा चैप्टर लगता है और इस वजह से वो इसको कई बार छोड़ भी देते हैं। हमारे सिलेबस में लास्ट ईयर तक सॉलिड स्टेट भी आया करता था, उसमें से न्यूमेरिकल भी आते थे। अब सॉलिड स्टेट तो है नहीं, सॉल्यूशन के अंदर से न्यूमेरिकल आएंगे और आप इसको बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि जो जो न्यूमेरिकल मैं बता दूंगा या जो जो आपको मैं यहाँ टॉपिक बता दूंगा आप उसी तरह से तैयारी करेंगे। ध्यान रखिए, सॉल्यूशन में आपके पास बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म होती हैं। अगर हम बुक के विद रेस्पेक्ट देखें तो परसेंटेज कंसंट्रेशन से लेके स्ट्रेंथ, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, डिमैलिटी, पीपीएम, पीपीबी, बहुत सारी कंसंट्रेशन होती हैं, सारी आपके काम की नहीं। आपको सबसे पहले मोलैरिटी पे ध्यान रखना है। मोलैरिटी की यूनिट मोल पर लीटर याद रखनी है और मोलैरिटी का फार्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000 याद रखना है। अगर आपके पास मोलैरिटी आ गई है तो आप मोलैरिटी से नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एसिडिटी और बेसिसिटी इनटू मोलैरिटी। नो डाउट नॉर्मेलिटी का इस्तेमाल इस चैप्टर में रेयर होता है, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर नॉर्मेलिटी का इस्तेमाल ज़रूर होता है। तो आपको यहीं से आदत डाल लेनी है कि एसिडिटी और बेसिसिटी इनटू मोलैरिटी। कुछ एसिड की एसिडिटी और बेसिसिटी मैंने लिखी हुई है, HCl, HNO3, एसिटिक एसिड, H3BO3, इन सभी की बेसिसिटी 1 होती है। आपका ऑक्जेलिक एसिड है, H3PO4 है, H2SO4 है, इनकी बेसिसिटी 2 होती है, H3PO4 की 3। ये डायरेक्ट भी बात याद रखोगे, बहुत मदद मिलेगी आपको। मोलैलिटी, मोलैलिटी आपको अगला टॉपिक याद रखना है। मोलैलिटी की यूनिट मोल पर किलोग्राम और ये होता है वेट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। इस तरह से मोलैलिटी का फार्मूला। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर मेनली मोलैलिटी का इस्तेमाल होगा, डेल्टा टीबी डेल्टा टीएफ मोलैलिटी का इस्तेमाल होगा। आपने मोलैलिटी का फार्मूला रटना है, इसके बेसिस पे एक दो क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करने हैं। फिर आता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फार्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। और इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अगर आपको निकालना है 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इस तरह से आप सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को बता सकते हैं। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं आप, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको टर्म बताई हैं, इन टर्म्स को अच्छे से रट लो। इनके अलावा कुछ करो ना करो, लेकिन इन टर्म्स को अच्छे से रट लो। मोलैरिटी क्या है, मोलैलिटी क्या है, नॉर्मेलिटी क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है। यहीं पर एक डेफिनेशन और मैं अलग से कहूँगा जो आपको रट लेनी चाहिए, और वो है डिमैलिटी। डिमैलिटी याद रखिएगा, मेरे पॉइंट्स को नोट डाउन भी करते जाइएगा। डिमैलिटी याद है क्या होती है? डिमैलिटी मोलैरिटी एट 0 डिग्री, यानी किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी को अगर आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेते हैं तो उसको डिमैलिटी कहते हैं। कंसंट्रेशन का एंटायर टॉपिक यहाँ पर खत्म। आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने एक न्यूमेरिकल दिया है, 20 ग्राम NaOH, 90 ग्राम वाटर, डेंसिटी सॉल्यूशन की ये है। आपको मोलैलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन बताना है। यानी आपको वेट ऑफ सॉल्यूट दिया गया है, वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया गया है, वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है। डेंसिटी है तो डेंसिटी से आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इस न्यूमेरिकल को आपने ट्राई करना है और फार्मूले मैंने ऊपर दे ही दिए हैं और ये हैं इनके आंसर। मोलैलिटी आनी चाहिए, मोलैरिटी आनी चाहिए, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन आने चाहिए, क्योंकि आपके पास सभी वैल्यूज हैं, वेट, वॉल्यूम, सारी चीज़ें। बस इनको आप इस फार्मूले में वैल्यू को पुट करके देखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट एटसेट्रा, और आपके जवाब बहुत आसानी से आएंगे। कोई प्रॉब्लम आए कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, वहाँ पर मैं आपको जवाब दूंगा। लेकिन प्रैक्टिस करेंगे ना, साथ साथ बात बनेगी। अगर हम ये सोचते रहेंगे कि भाई अपने आप चीज़ें, नहीं, प्रैक्टिस करनी है। अगर आप में से कोई बच्चा चाहता है एग्ज़ाम को टॉप करना, क्लियर करना, वक्त है अभी आपके पास। हम वक्त को कभी मना नहीं करते कि अब समय नहीं है। आपने साल भर कुछ नहीं किया, कोई समस्या नहीं। अब अगर कुछ नहीं किया तो उसका कोई इलाज नहीं। अब करना है काम। अब आपको जो जो बातें बता रहा हूँ वो काम करना है। अगली चीज़, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब एक ऐसा सॉल्यूट जो वेपर में नहीं बदलता। जो वेपर में नहीं बदलता उसको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कहते हैं, जो वेपर में नहीं बदलता। सॉल्यूट डज नॉट फॉर्म वेपर, ये एग्जाम्पल याद रखना। कितने सारे सॉल्यूट हैं, मैं सिलेक्टेड सेट एग्जाम्पल कह रहा हूँ कि इन एग्जाम्पल को, सेट एग्जाम्पल को याद रखो, कोई समस्या नहीं। सुक्रोस, ग्लूकोस, यूरिया, NaCl, KCl, K2SO4, बाकी एग्जाम्पल को छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इतने को करो। अब यहाँ पर
आप देखो ये प्योर वाटर है, प्योर वाटर है, पानी पूरे के पूरे सरफेस से इवेपोरेट हो सकता है, ज़्यादा वेपर बनेंगे, ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा प्योर वाटर में। आपने मिला दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से क्या हुआ, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सरफेस पे आ गए, सरफेस को कवर कर लिया, इवेपोरेशन के लिए इलाका बहुत कम बचा, वेपर प्रेशर कम होगा। तो मैं कहूँगा अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है। सो कंसंट्रेशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, एंड वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीजिंग पॉइंट। तो मैंने यहां पर एक शॉर्ट में एक चीज तैयार कर दी है, देखना जितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ज्यादा होगा उतना वेपर प्रेशर कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। याद है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इस चैप्टर में इस्तेमाल होती है, कितनी होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जल्दी बताओ, 4। पहली कौन सी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, हो गया ना, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, यानी ये बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट ये बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। इंक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। तो बहुत स्मार्टली आगे बढ़ना, जैसे दुनिया चलती है वैसे नहीं चलना, स्मार्टली आगे बढ़ना। आप समझ सकते हो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मैंने एक शॉर्टकट यहीं पर आपको बता दिया कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ रहेगा। अब आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई 1 मोलर NaCl 2 मोलर NaCl, बताओ कहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि भाई कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, वेपर प्रेशर कम होगा। अब आपके पास है 1 मोलर, आपके पास है 2 मोलर, कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है, 2 मोलर की। तो जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। कंसंट्रेशन 2 मोलर की ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी किसका ज्यादा, 2 मोलर। फ्रीजिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ नॉन वोलेटाइल। जिसकी कंसंट्रेशन कम उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा, कंसंट्रेशन कम इसकी तो फ्रीजिंग पॉइंट इसका ज्यादा। ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, ये ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पर ज्यादा हो गया। ये हमने सीख लिया। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं किसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में कई बार आ चुका है, आपके स्कूल लेवल एग्जाम में भी आता है, प्री बोर्ड में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 मोलर NaCl 1 मोलर ग्लूकोज किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। क्या करेंगे आप, NaCl टूटता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ग्लूकोज नहीं टूटता क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हो, यूरिया हो, डिसोसिएशन नहीं होता। NaCl टूटता है, एक से मिलता है एक सोडियम एक क्लोराइड। अगर ये 1 मोलर है, 1 मोलर, ओवरऑल कंसंट्रेशन कितनी होगी, 2 मोलर, ओवरऑल कंसंट्रेशन 2 मोलर। ये डिसोसिएट नहीं होता। अगर ये 1 है, ये भी 1 है, ये 1 मोलर, ये 1 मोलर, ओवरऑल कंसंट्रेशन कितनी होगी, 1 मोलर। किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, ओवरऑल कंसंट्रेशन देखनी है, किसकी ज्यादा है, NaCl। और जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा हो गया, 1 मोलर NaCl। बहुत पहुंचा हुआ क्वेश्चन, बुक में देखोगे ना, इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ सॉल्व करते हैं। जरूरत नहीं है ट्रिक्स इस्तेमाल करो, ये पिक्स ट्रिक्स होगी हमारी, पिक्स एजुप्लेक्स चैनल का नाम पिक्स ट्रिक्स, हमारी अपनी ट्रिक्स अपने आप बनेंगी, ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये कॉम्पिटिटिव में भी काम आएंगे, बोर्ड में भी काम आएंगे, स्टेट बोर्ड में भी काम आएंगे, प्री बोर्ड में भी काम आएंगे। इन सभी चीज़ों को इसी तरह से सॉल्व करते जाइएगा। अब आपके सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दे दिया, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में अरेंज करना है, ये चीज़ें हैं, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए दिमाग लगाइए, ब्रेन लगाइए, सॉल्व कीजिए। जवाब सामने दिया गया है, सॉल्यूशन भी आपको दिया गया है। अगर आपसे वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करो, अगर आपसे सॉल्व ना हो तो आप इसको देख सकते हो। NaCl ऐसे टूटता है, 1 से 2 आयन मिलते हैं, 1 मोलर से 2 मोलरिटी। K2SO4 1 से 2 पोटाशियम 1 सल्फेट, 1 से 2 और 1। अगर ये 1 मोलर 2 मोलर 1 मोलर, ओवरऑल मोलैरिटी 3 मोलर। K2SO4 इस तरह से टूटता है, 1 से मिलते हैं 2 और 1, 0.01 से 0.02, 0.01, 0.03। फ्रीजिंग पॉइंट बताना है, जिसकी कंसंट्रेशन कम होती है उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है। कंसंट्रेशन कम किसकी आई, थर्ड वाले की, कंसंट्रेशन कम फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा, फिर फर्स्ट और फिर सेकेंड। चुटकियों में सवाल सॉल्व होंगे,
चुटकियों के अंदर सवाल सॉल्व होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं आपको सॉल्यूशन चैप्टर ये चाहता हूं कि फटाफट से जल्दी से कैप्सूल फॉर्म में खत्म हो जाए, आपको भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। रोल्स लॉ आपको अगला टॉपिक करना है। रोल्स लॉ होता है दो तरह का, एक सॉल्यूशन हैविंग वोलेटाइल सॉल्यूट, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या करेंगे आप, आपके पास एक लिक्विड है A जिसका वेपर प्रेशर PA0, एक लिक्विड है B जिसका प्रेशर है PB0। इन दोनों को मिलाया, सॉल्यूशन बनाया, जहां A का मोल फ्रैक्शन XA, B का मोल फ्रैक्शन XB। ध्यान रखना A और B प्योर लिक्विड है, इनको मिला के सॉल्यूशन बना दिया, जहां A का मोल फ्रैक्शन XA, B का मोल फ्रैक्शन XB। हमें बताना है वहां पर A का प्रेशर क्या होगा, PA से रिप्रेजेंट करेंगे, B का प्रेशर क्या होगा, PB से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम PA से रिप्रेजेंट करेंगे तो रोल्स लॉ ये कहता है कि वहां पर जो A का प्रेशर होगा वो मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट का प्रोडक्ट होगा। वहां सॉल्यूशन में जो प्रेशर होगा वो इसका प्योर स्टेट में और मोल फ्रैक्शन। ऑब्वियस ही बात है, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा उसी का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, अमाउंट का मतलब मोल फ्रैक्शन, और जिसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसी का ज्यादा होगा। ऐसे ही PB इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन PB0। डेफिनेशन आ गई, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन इज प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट एंड मोल फ्रैक्शन। ये हमारे पास बात बनी। तो मैं यहां से अपने इस एक्सप्रेशन तक पहुंच सकता हूं, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। इस पॉइंट को याद रखो। अब देखो ये ग्राफ, इस ग्राफ में यहां है सिर्फ और सिर्फ A, B नहीं है, इनिशियली इसको भूल जाओ, यहां सिर्फ और सिर्फ A है। अगर सिर्फ और सिर्फ A है तो जो भी प्रेशर होगा किसका होगा, A का होगा, जो भी प्रेशर होगा A का होगा। यहां से यहां तक जाएंगे, A का अमाउंट डिक्रीज करेंगे। मैं जितने पोर्शन पे कह रहा हूं सिर्फ इतने पोर्शन पे ध्यान दो। A यहां 1 था, डिक्रीज हुआ, PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। अगर A का अमाउंट डिक्रीज होगा तो पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होगा। यहां सिर्फ B है, अगर सिर्फ B है तो प्रेशर B का होगा। इधर से इधर आएंगे, B का अमाउंट डिक्रीज होगा। अगर B का अमाउंट डिक्रीज होगा तो पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होगा, B का प्रेशर डिक्रीज हुआ। सो दिस इज फॉर PA एंड दिस इज फॉर PB। इनको मिला दिया P टोटल। इस तरह का ग्राफ रोल्स के फर्स्ट लॉ के लिए। ऐसे सॉल्यूशन जो इस तरह के ग्राफ को फॉलो करते हैं उन्हें आइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है। उन्हें आइडियल सॉल्यूशन के नाम से हम पहचानते हैं। ये कहा हमने। फिर आइसोपेस्ट्रिक सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन जिनका वेपर प्रेशर सेम हो उन्हें आइसोपेस्ट्रिक सॉल्यूशन कहते हैं। देखो मैं बिल्कुल सिर्फ वही चीज करवा रहा हूं जो आपको करनी है, उसके अलावा नहीं। इतनी चीज को करना है, इतनी चीज को करना है, ये चीज में से कुछ भी आपको नहीं छोड़ना। रोल्स का दूसरा लॉ, सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मैंने अभी भी क्या बताया था, अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा। मैंने अभी आपको बताया था उसी बात को लॉ की फॉर्म में। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मतलब ये है, किसी भी लिक्विड में जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा उतना वेपर प्रेशर कम होगा। सीधी सी बात, कॉमन बात। साइंटिस्ट लोगों ने उसको बड़ा चढ़ा के पेश कर दिया, मुश्किल बना दिया। आप याद रखो, किसी भी लिक्विड में जितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ज्यादा होगा उतना वेपर प्रेशर कम होगा। PA0 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, मोल फ्रैक्शन। इसे कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कितना वेपर प्रेशर कम होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ये आप बताओगे। सेकेंड लॉ की ये डेफिनेशन याद रखो। जियोट्रॉपिक मिक्सचर, जियोट्रॉपिक मिक्सचर, लिक्विड मिक्सचर विच कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन। ऐसे लिक्विड मिक्सचर जिन्हें डिस्टिलेशन के जरिए सेपरेट किया जा सकता है उन्हें हम जियोट्रॉपिक मिक्सचर के नाम से पहचानते हैं। ये था हमारे वीडियो का फर्स्ट पार्ट। सॉल्यूशन में आधा के करीब चैप्टर हमने आपको अभी के अभी तैयार करके बता दिया इस फर्स्ट पार्ट के अंदर, लेकिन आपने भूलना नहीं है
यहाँ तक की प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम रिमेनिंग टॉपिक्स को कराएंगे, बताएंगे, लेकिन यहाँ तक के टॉपिक को अच्छे से बना लो, अच्छे से याद कर लो। एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी साथ साथ ट्राई करो। हम देखते हैं नंबर आपके कैसे नहीं आते, नंबर आएंगे, उनको आना पड़ेगा, हम बुलाएंगे, लेकिन बताई गई बातों को अगर आप करेंगे तभी नंबर आएंगे, ध्यान रखिए। तो अभी तक आप जान चुके थे कि सॉल्यूशन के अंदर हमें कितना पोर्शन करना चाहिए था, क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट था। चैप्टर कहने को तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है टारगेटेड पोर्शन हमें किस तरह से याद रहे। और इसीलिए अभी तक हम आपके बता चुके थे कि कंसंट्रेशन में क्या करना है, रोल्स लॉ में क्या करना है, आपको जियोट्रॉपिक मिक्सचर किसे कहते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर किसे कहते हैं, ये भी याद होना चाहिए। क्या याद है आपको जियोट्रॉपिक मिक्सचर? जियोट्रॉपिक मिक्सचर का मतलब ऐसा मिक्सचर जिसे डिस्टिलेशन के ज़रिए सेपरेट किया जा सकता है, और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जिसे डिस्टिलेशन के ज़रिए सेपरेट नहीं किया जा सकता है। कि इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, गौर करना। दो तरह के होते हैं हमारे पास, आपको याद होगा, एक पॉजिटिव डेविएशन में, एक नेगेटिव डेविएशन में, ये हम पढ़ चुके हैं। चलिए फिलहाल अब आगे की बात करते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का दूसरा नाम डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी के नाम से भी इसको हम पहचानते हैं। देखिए जो बताता जा रहा हूँ, बेशक से स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ये आपके पास नोट्स भी आ जाएंगे, और साथ साथ कॉपी में नोट करके करेंगे तो वो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर्सनलाइज्ड वे में नोट्स भी आपके तैयार रहेंगे। हम ये कहते हैं ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती हैं। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे ग्लूकोज, शुगर, यूरिया, NaCl, KCl कि किसी भी लिक्विड में जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं उसके ऊपर जो प्रॉपर्टी डिपेंड करती हैं उसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम से पहचानते हैं। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं: रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, इंक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ा था? रोल्स के सेकंड लॉ में। आपको याद होगा, इस बात को मैंने पहले ही बताया था कि जितना ज़्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा उतना वेपर प्रेशर कम होगा। तो ये प्रॉपर्टी का नाम क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तभी दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उतना फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम क्या है? डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। उतना ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है इंक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बिल्कुल इस एक ही लाइन में सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सप्लेन हो जाती हैं। इनमें इस लिंक को पहचानो, लिंक को याद रखो, तभी एक शॉर्ट में चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अच्छा, ये फार्मूला हमने रोल्स के सेकेंड लॉ में बताया था, PA0 माइनस PS अपॉन PA0 इज इक्वल टू XB। क्या क्या मीनिंग थे? PA0 था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, PS था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, XB है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन का फार्मूला नंबर ऑफ मोल ऑफ B डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ B। अगर बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो B A के कंपैरिजन में बहुत कम होगा। हम B को A के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं और अपनी आसानी के लिए इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो ये फार्मूला इस्तेमाल होना चाहिए डाइल्यूट सॉल्यूशन जिनकी कंसंट्रेशन 5% से कम है, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में आप हमेशा ही इसका इस्तेमाल करो। आप जब भी कैलकुलेशन करो हमेशा इस फार्मूले का इस्तेमाल करो, आसानी रहेगी। ईजीली आप अपने इस फार्मूले से चीज़ें बता सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखना, मोलैलिटी निकालने को कहा जाता है। अक्सर इस तरह के न्यूमेरिकल में आपसे कहते हैं कि मोल फ्रैक्शन निकालो और मोलैलिटी निकालो। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हो। तो मोलैलिटी का फार्मूला मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अगर आपके पास सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आ गया तो शायद आप जानते हैं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। फार्मूलों को समझना बहुत ज़रूरी होता है, कई बार आप उसी बात पे ध्यान नहीं देते हैं। फार्मूलों को अच्छी तरह से समझिए। जब न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट आएगी तुरंत की तुरंत वैल्यू पुट होगी, तुरंत की तुरंत जवाब जाएगा। सो वी कैन से मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। हर फार्मूले में हमेशा मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का होता है, लेकिन यहाँ पर सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इस तरह से ये बात यहाँ पर सॉल्व होगी, बनेगी।
अब फर्दर यहां पर आगे बढ़ो, एक न्यूमेरिकल आपको दिया जाता है, फाइंड आउट मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन व्हेन ऑन एडिंग यूरिया वेपर प्रेशर इज रिड्यूस्ड बाय 40%। वेपर प्रेशर इज रिड्यूस्ड बाय 40%। देखो इसका मीनिंग क्या हुआ, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अगर 100 है, प्योर सॉल्वेंट का अगर वेपर प्रेशर 100 है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 40 यूनिट डिक्रीज हो गया, रिड्यूस्ड बाय 40%। 100 में से 40 यूनिट डिक्रीज हुआ तो कितना बचा, 60। ये ऐसे भी हो सकता था कि वेपर प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 40। अगर रिड्यूस्ड टू 40 होता तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता 40, लेकिन ये है रिड्यूस्ड बाय 40। और पुट द वैल्यू पी ए नॉट 100, 60, 100, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ गया 0.5। अब जब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ गया, मोलैरिटी निकालनी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0.4, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मैंने बताया 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी 0.6, 18 इंटू 1000, जवाब आ गया। तो इस एक ही न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेना हमारे लिए बहुत रहेगा, इससे हमारी बात बन जाएगी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इस पे गौर करो क्या कहता है। अब आप पानी का बॉइलिंग पॉइंट मेजर करते हैं 100 डिग्री, और उस पानी में शुगर मिला के बॉइलिंग पॉइंट मेजर करते हैं, कभी भी 100 नहीं आएगा, 100 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाता है। लेट आपको बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पता हो। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। लेट यहां पर वेपर प्रेशर है, यहां टेम्परेचर है, ये सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आपको किसी भी टेम्परेचर पे दिया गया है। आप सॉल्वेंट को बॉईल करना चाहते हैं, आप इसको हीट करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वेपर प्रेशर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ता जाएगा। एक कंडीशन आएगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। वो टेम्परेचर जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, इसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कहा जाएगा। T0 से रिप्रेजेंट किया जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। वीडियो को बेशक से बार बार रिवाइंड करके देखो, पॉज करके देखो, साथ साथ लिख के देखो, मिनिमम में मैक्सिमम आपको यहां पर इंफॉर्मेशन दी जा रही है। अब आपने इस सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया। अभी पिछले टॉपिक में बताया था कि सॉल्वेंट में अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इतना हो गया। अब आप इसको बॉईल करेंगे। बॉईल करने का मतलब हीट करेंगे। जैसे जैसे हीट करेंगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ता जाएगा। एक कंडीशन आएगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। इसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कहा जाएगा। प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट इतना था, सॉल्यूशन का इतना है, यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। और ये जो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ, इसे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। सो डेल्टा टीबी किसके बराबर होगा? डेल्टा टीबी निकालना हो किसके बराबर होगा? टीबी माइनस टी नॉट, टीबी माइनस टी नॉट, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये बनेगा आपके पास। इस ग्राफ को अच्छे से याद रखना एग्जाम के लिए। वेपर प्रेशर वर्सेस बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ रहेगा। एग्जाम में पूछते हैं वेपर प्रेशर वर्सेस बॉइलिंग पॉइंट, आप इस ग्राफ को बनाएंगे। अभी मैंने बताया था कि कंसंट्रेशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जितनी ज़्यादा होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो मैं कहूँगा डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का बेस्ट मेथड है मोलैलिटी। मोलैलिटी, सो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली टू मोलैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, Kb इंटू एम, ये बना। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड Kb। Kb का नाम है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। Kb को मोलर एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। मोलर एलिवेशन और मोलर एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अगर मोलैलिटी 1 हो तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू Kb। Kb को डिफाइन कर सकता हूं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी इज 1, उसे Kb कहा जाता है। Kb डेल्टा टीबी अपॉन एम। डेल्टा टीबी की यूनिट केल्विन, मोलैलिटी मोल पर किलोग्राम। Kb की यूनिट आपके सामने केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, याद रखना। एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट Kb की वैल्यू वाटर के लिए
अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल में नहीं दी गई तो आप 0.512 लेके इसको सॉल्व करेंगे। 2001 में इस तरह का वाक़या हो चुका है, एग्ज़ाम में वैल्यू नहीं दी गई थी, बच्चों ने रिप्रेजेंट किया है, बोर्ड ने नहीं सुनी, उन्होंने कहा कि आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इसीलिए हम बार बार उसी वक्त से हम बार बार बच्चों को ये कहते हैं कि भाई ये वैल्यू आप याद रखने की कोशिश करेंगे, ये वैल्यू कुछ इस तरह से रहेगी। अभी हमने देखा कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाता है। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाता है उसे कूलेंट कहते हैं। तो ऐसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को कूलेंट का नाम दिया जाता है जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। सो व्हाट इज द कूलेंट? सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज कॉल्ड एज द कूलेंट। याद रहेगा। व्हाट इज द यूज ऑफ कूलेंट इन द कार्स? आपने देखा हो जब गाड़ियां बहुत तेज देर तक चलती हैं तो इनके इंजन गर्म हो जाते हैं। पहाड़ों पे कभी अगर जाएं तो आप देखेंगे पहाड़ों में बीच रास्ते में गाड़ियां रुकी हुई होती हैं, उनके बोनट खुले हुए होते हैं, क्योंकि ज़्यादा वर्क करने की वजह से इंजन गर्म हो जाता है, और इंजन गर्म हो जाता है तो पानी उड़ जाता है, तो उसको ठंडा करने के लिए उसको ओपन करके छोड़ा जाता है। तो अगर हम कूलेंट डाल देंगे तो कूलेंट पानी को इवेपोरेट नहीं होने देता, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाता है। सो इट इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द कार रेडिएटर एंड प्रिवेंट एक्सेसिव हीटिंग ऑफ द कार। इस तरह से न्यूमेरिकल्स आपको इसके ऊपर ज़रूर ट्राई करने चाहिए। हमने ऑलरेडी चैनल पे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं जहां एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप वहां से सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आने वाले समय में मैं इसके वीडियो और भी बनाऊंगा और बात बनेगी। अब चलते हैं अगली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। आज थ्योरी समझा देते हैं, अगली बार इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ बात करेंगे। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं? वो टेम्परेचर जब कोई लिक्विड फ्रीज होना शुरू होता है उसे फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से पहचाना जाता है। वो टेम्परेचर जब लिक्विड फ्रीज होता है, सपोज यहाँ वेपर प्रेशर है, यहाँ पर टेम्परेचर है, ये कोई लिक्विड है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में है, आपने सॉल्वेंट को ठंडा करना शुरू किया, ठंडा करना शुरू किया, लेट यहाँ पर ये फ्रीज होना शुरू हो गया। जैसे ये फ्रीज होना शुरू हुआ इसे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कहा गया। आप और ठंडा किया आपने, ये और ज़्यादा सॉलिडिफाई होता चला गया, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास गिवन है। अब आपने इस सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, जैसे ही आपने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया इसका वेपर प्रेशर रिड्यूस हो गया, कम हो गया। बॉइलिंग पॉइंट में भी यही हुआ था, आपने इसको ठंडा किया, लेट यहाँ पर आके इसमें से सॉलिड सेपरेट हुआ। ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, ये आप जज नहीं कर सकते कि यहाँ सेपरेट होगा, यहाँ होगा, कहीं भी प्रैक्टिकल वैल्यू। तो यहाँ पर सॉलिड सेपरेट हुआ यानी ये फ्रीज हुआ, इसे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे। सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट इतना था, सॉल्यूशन का इतना है, यानी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। जितना कम हुआ इसे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट यानी डेल्टा टीएफ कहेंगे। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ था, फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ, डिक्रीज हुआ, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इसे कहेंगे। तो मैं कहूँगा डेल्टा टीएफ किसके बराबर होगा? टी नॉट माइनस टी एफ, टी नॉट माइनस टी एफ डेल्टा टी एफ। टी नॉट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब जितना ज़्यादा नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिलाएंगे उतना फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। सो डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, मोलैलिटी, और के एफ को यहाँ कहते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में था केबी, जिसका नाम था मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, और ये है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इसको कहा गया। यूनिट जैसे केबी में भी आपको बताई थी, केल्विन किलोग्राम पर मोल। वाटर के लिए के एफ की वैल्यू रटनी है 1.86, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो डेल्टा टी एफ टी नॉट माइनस टी एफ, डेल्टा टी एफ के एफ इंटू एम, मोलैलिटी की वैल्यू पुट कर दी, वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। इस तरह से इन तीन फार्मूले से इसके सभी न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। न्यूमेरिकल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी देंगे और अदरवाइज आपको आने वाले समय में ये सॉल्व करके बताएंगे क्या होगा, कैसे होगा। इस तरह से हमारी ये प्रॉपर्टी थी जिसको हमने डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कहा। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस करता है, डिक्रीज करता है। ऐसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को एंटी फ्रीजिंग एजेंट या डी आइसिंग एजेंट कहा जाता है। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाता है, उसको कूलेंट कहते हैं,
और फ्रीजिंग पॉइंट कम करता है उसको एंटी फ्रीजिंग एजेंट कहा जाता है। तो क्वेश्चन आया, व्हाट इज द रोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन कार्स। इथाइलिन ग्लाइकोल एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कूलेंट की तरह भी एक्ट करता है और एंटी फ्रीजिंग एजेंट की तरह भी एक्ट करता है। ये हम यहाँ से समझ जाएं, ये इसकी थ्योरी अच्छे से याद हो जाएगी। आपसे पूछते हैं पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ती है, बर्फ़ को हटाने के लिए अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं? अमोनियम क्लोराइड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, बर्फ़ को मेल्ट कर देता है, डी आइसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, डी आइसिंग एजेंट की तरह काम करता है। हमारी अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर, लेकिन उससे पहले एसपीएम। आजकल एसपीएम शब्द बहुत इस्तेमाल होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसका मतलब एक ऐसी मेम्ब्रेन जो अपने में से सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल को पास होने दे, उसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। नेचुरल एसपीएम एनिमल सेल मेम्ब्रेन या एग मेम्ब्रेन, आर्टिफिशियल में याद रखना कॉपर फेरोसाइनाइड या परचमेंट पेपर, ये एग्जाम्पल, इनमें से कोई आपको एक एक एग्जाम्पल याद रखने होंगे। अब ऑस्मोसिस देखो क्या होता है। एक टैंक है, टैंक में ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा रखी है, यहाँ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है और यहाँ डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। यहाँ एक थोड़ी देर तक पड़ा रहने दिया। जब आपने इसको थोड़ी देर तक पड़ा रहने दिया, आप क्या देखेंगे? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ जाएंगे। कौन से जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ जाएंगे, इसे ऑस्मोसिस कहा जाता है। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। कॉज क्यों हुआ? कारण ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंस इन कंसंट्रेशन, क्योंकि कंसंट्रेशन में फर्क था। और ये सब कुछ अपने आप हुआ, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, आपने कुछ नहीं किया, आपने सॉल्यूशन को छोड़ दिया, अपने आप हुआ, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जब ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहां जाएंगे तो इनके जाने की वजह से यहां एक प्रेशर डेवलप हो जाएगा, उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाएगा। प्रेशर डेवलप ड्यू टू द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एज द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो उन्हें आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे या आइसोमेट्रिक सॉल्यूशन कहा जाएगा। ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, एग्जाम्पल रटना है, 0.91% NaCl इज आइसोटोनिक विद ब्लड। इन दो ब्लड का और 0.91% का बराबर होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। हाइपोटोनिक जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो, जैसे अगर मैं NaCl 0.091% ले लूँ तो वो ब्लड के कंपैरिजन में हाइपोटोनिक हो गया, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर हो गया। हाइपरटोनिक जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो उसको हाइपरटोनिक, जैसे अगर मैंने 9.1% NaCl ले लिया तो वो ब्लड से ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर वाला हो गया, हाइपरटोनिक हो गया। नाउ रिवर्स ऑस्मोसिस। अब देखिए, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड, ऑस्मोसिस होना शुरू हुआ, प्रेशर डेवलप हो गया। मैंने यहाँ प्रेशर लगाया, पिस्टन लगा दिए, पिस्टन से प्रेशर लगाया, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगाया, तो जो सॉल्वेंट यहाँ आए थे वो सॉल्वेंट वापस जाना शुरू हो जाते हैं। जो सॉल्वेंट आए थे वो वापस जाना शुरू हो जाते हैं, यानी ऑस्मोसिस का उल्टा क्या कहेंगे? रिवर्स ऑस्मोसिस। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन व्हेन प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड, इसे रिवर्स ऑस्मोसिस या आरओ प्रोसेस के नाम से पहचानते हैं। यूजेस पूछते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, घरों में आप जानते हैं आरओ सिस्टम पानी को प्यूरिफाई करता है। इम्प्योर वाटर एक तरफ, प्योर वाटर एक तरफ। इम्प्योर वाटर में ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगा दिया, प्योर वाटर एक तरफ इकट्ठा हो गया। डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, इसका मतलब समुद्र के पानी में से सॉल्ट को अलग निकाल लेना। समुद्र का पानी लिया, प्योर वाटर लिया, समुद्र का पानी कंसंट्रेटेड है, यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगाया, ज़्यादा प्रेशर लगाओगे सारा लिक्विड रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू बाहर निकल जाएगा, सॉल्ट बचेगा, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर कहा जाता है। लेट एनिमल सेल, अब सिंपल सी बात बता रहा हूं, ये एनिमल सेल है और इस एनिमल सेल को तीन तरह के सॉल्यूशन में रख रहे हैं। एक सेम कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन, एक मोर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन,
एक लेस कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन। एनिमल सेल अगर सेम कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन में है तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ऑस्मोसिस तभी होता है जब कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है। यहाँ कंसंट्रेशन का डिफरेंस नहीं है, ऑस्मोसिस नहीं होगा, जैसे सेल ये थी वैसे सेल बनी रहेगी, कुछ भी नहीं होगा। बाहर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो अंदर डाइल्यूट सॉल्यूशन, अंदर डाइल्यूट बाहर कंसंट्रेटेड। जैसे आप अपने हाथ को नमक के पानी में डाल दो, पानी में नमक घोल दो अच्छा सा, उसमें हाथ डाल दो, क्या होता है? अंदर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, बाहर कंसंट्रेटेड, अंदर का लिक्विड बाहर चला जाता है, अंदर का लिक्विड बाहर, एक्सोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस, और ये सेल साइज में श्रिंक कर जाती है। उंगलियां सिकुड़ जाती हैं आपकी, जब आप बहुत देर पानी में नहा लें तो उंगलियां सिकुड़ जाती हैं। पानी में नमक डाल के रख दो, उसमें उंगलियां डाल दो, उंगलियां सिकुड़ जाएंगी, क्यों? ड्यू टू द एक्सोऑस्मोसिस। इसे क्रीनेशन के नाम से जानते हैं, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इसे क्रीनेशन के नाम से पहचाना जाता है। सेल को रखा डाइल्यूट सॉल्यूशन में, डाइल्यूट सॉल्यूशन, बाहर डाइल्यूट है तो अंदर कंसंट्रेटेड है, डाइल्यूट है कंसंट्रेटेड है, लिक्विड बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से इसका साइज बढ़ेगा। जैसे होता है ना गुब्बारा, बलून, बलून में पानी भरो, बलून का साइज बढ़ता चला जाता है, बाहर से लिक्विड जाएगा, सेल का साइज बढ़ जाएगा, बाहर से लिक्विड का अंदर आना एंडोऑस्मोसिस कहलाया जाता है। सेल का साइज बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा, कई बार इतना ज़्यादा, अब किसी बलून में पानी भरते जाओ, साइज बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और ये भी कंडीशन आ सकती है कि बलून बस्ट हो जाए। बलून अगर बस्ट हो जाए तो उस चीज़ को हीमोलिसिस के नाम से पहचाना जाता है। तो हीमोलिसिस का मतलब हुआ बस्टिंग ऑफ सेल ड्यू टू एक्सेस ऑफ एंडोऑस्मोसिस, इसे हीमोलिसिस के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से सबसे बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पॉलीमर्स का मॉलिक्यूलर मास बताने के लिए कौन सी है? याद रखिएगा, पॉलीमर्स बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, हीट करने पे, फ्रीज करने पे टूट जाते हैं। तो सबसे बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। इस पॉइंट को, आंसर को लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर। न्यूमेरिकल्स में फार्मूला इस्तेमाल रखेंगे पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी। जैसे आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एनआरटी, ऐसे पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी। पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, गैस कांस्टेंट, यहां इसको सॉल्यूशन कांस्टेंट बोल देंगे, टेम्परेचर। ऑस्मोटिक प्रेशर एटमॉस्फेयर लीटर में हो सकता है, एटमॉस्फेयर बार और पास्कल में हो सकता है। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर एटमॉस्फेयर में है तो वॉल्यूम लीटर में किलोलीटर में, आर की वैल्यू 0.081, 0.083, 8.314 एटसेट्रा। नंबर ऑफ मोल की जगह मैं लिख सकता हूं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो हमारा दूसरा फार्मूला ये बन जाएगा। वेट अपॉन वॉल्यूम कंसंट्रेशन होता है तो पाई इज इक्वल टू CRT भी इसको कहा जा सकता है। इन तीन फार्मूलों का इस्तेमाल होगा जब हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये थे हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बेसिस पे आने वाले क्वेश्चंस को हम थ्योरी को यहाँ पर अच्छे से जान चुके हैं। न्यूमेरिकल का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहाँ से आप इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं और आगे वाले लेक्चर के अंदर हम इसके न्यूमेरिकल करवाएंगे। मिलेंगे अगली क्लास में। हमारे बेस्ट और लो कॉस्ट ऑनलाइन कोर्स